मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अप टू डेट फार्मेसी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बी फॉर्म फर्स्ट ईयर का टॉपिक पोसोलॉजी। इस टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन 2017 से लेकर 2020 तक बार बार आया है। डिफाइन पोसोलॉजी एंड डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द डोज। तो पोसोलॉजी क्या होती है, पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए। तो पोसोलॉजी जो वर्ड है आपका ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। वो ग्रीक वर्ड है आपका, दो वर्ड्स हैं, एक है आपका पोसोस और दूसरा है लोगस। पोसोस का मतलब होता है हाउ मच और लोगस का मतलब होता है साइंस। तो जब कोई डोज की बात करते हैं तो डोज कितनी देनी है यानी हाउ मच, और उसको कैसे बनाना है वो साइंस, उनको कैसे लगाना है, इन दो चीज़ों से मिलकर बना है हमारा पोसोलॉजी। तो हम क्वांटिटी को इसमें पता लगाते हैं कि क्वांटिटी किसको क्या देनी है, उस क्वांटिटी को फिर डोज में कैसे कन्वर्ट करना है, वो साइंटिफिकली उसको डोज में फार्मास्यूटिकल साइंस के द्वारा उसको डोज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब बात करते हैं डेफिनेशन की। तो जो पोसोलॉजी है ये ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस से रिलेट करता है, जो कि डील करती है आपकी डोज या क्वांटिटी ऑफ ड्रग से which can be administered to the patient to get a desired pharmacological action। और ये वो क्वांटिटी होती है जिस क्वांटिटी को देने के बाद में ये वो क्वांटिटी होती है ड्रग की, वो एग्जैक्ट क्वांटिटी होती है अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, अकॉर्डिंग टू द डिजीज़, ताकि वो उस डिजीज़ के अकॉर्डिंग उसको पेशेंट को पर्याप्त मात्रा पे यानी कि एग्जैक्ट स्पेसिफिक क्वांटिटी पे दवाइयाँ ड्रग को आप पेशेंट को एडमिनिस्टर कराते हैं, जिससे कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है यानी कि वो अपना ट्रीटमेंट कर पाती है। तो डोज की बात करते हैं तो डोज क्या होती है, डोज का मतलब है क्वांटिटेटिव अमाउंट, मतलब कि एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ अमाउंट ऑफ ड्रग जो कि एडमिनिस्टर की जाती है पेशेंट के द्वारा फॉर इंटेंडेड मेडिकल इफेक्ट, ताकि वो मेडिसिनल इफेक्ट पेशेंट को मिल सके, मतलब कि थेरेपेटिक इफेक्ट पेशेंट को हो सके, जिस चीज़ के लिए वो दवा बनाई गई है वो अपना काम कर सके उस ट्रीटमेंट के लिए, या फिर उस डायग्नोसिस के लिए। अगर डिजीज़ डायग्नोस करने के लिए दवा है तो डायग्नोस करे, प्रिवेंशन के लिए है तो प्रिवेंट करे, और अगर ट्रीटमेंट के लिए है तो ट्रीट करे, क्योर के लिए है तो क्योर करे। तो डोज इज अ काइंड ऑफ आइडिया विच प्रोड्यूस द ऑप्टिमम थेरेपेटिक इफेक्ट इन अ पर्टिकुलर पेशेंट विथ अ लोवेस्ट पॉसिबल डोज। हर एक पर्टिकुलर पेशेंट में थेरेपेटिक इफेक्ट देती है डोज, और विथ अ पॉसिबल लोवेस्ट डोज, मतलब कि बहुत ही कम मात्रा में भी अगर दवा दी जाए तो पेशेंट को वो असर करनी चाहिए, उस तरह से उसको कन्वर्ट करके उसको बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट, अकॉर्डिंग टू द डिजीज़ सफरिंग फ्रॉम द पेशेंट। तो बात करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डोज। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि डोज को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पहले हम डोज ऑफ ड्रग की बात कर लेते हैं। तो इट इज़ द ऑप्टिमम डोज ऑफ अ ड्रग विच प्रोड्यूस द डिजायर्ड थेरेपेटिक इफेक्ट। इसमें ये बात करी गई है कि ऑप्टिमम डोज मतलब ये कि ऑप्टिमम क्वांटिटी होती है किसी भी ड्रग की जो कि प्रोड्यूस करा है आपका डिज़ायर थेरेपेटिक इफेक्ट। थेरेपेटिक इफेक्ट मतलब कि उसको पेशेंट को अगर कोई बीमारी है तो वो ठीक हो, दैट इज़ कॉल्ड थेरेपेटिक इफेक्ट, दैट इज़ कॉल्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ द ड्रग। और ये जो थेरेपेटिक इफेक्ट होता है ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन में, बिकॉज ऑफ एवरी इंडिविजुअल वेरीज बोथ इन डिग्री ऑफ कैरेक्टर। सबका अपना इम्यून सिस्टम होता है, सबकी बॉडी अलग होती है, सबका मेटाबॉलिज्म अलग होता है, तो जिसकी वजह से हर पर्सन के लिए डोज अलग अलग होती है। तो जैसे कि अगर बच्चे हैं तो छोटे हैं उनके लिए कम डोज चाहिए, और बड़े हैं एडल्ट हैं तो उनके लिए ज़्यादा डोज चाहिए। अगर आपके क्या बोलते हैं आपके सीनियर सिटीजन हैं तो बूढ़े लोग हैं तो उनके लिए अलग डोज की क्वांटिटी होती है। Due to this reason, the dose of official preparation of drug are expressed in the form of a range which give the therapeutic effect। और इसी रीजन की वजह से, क्योंकि पर्सन टू पर्सन डोज वेरी करती है, इसी रीजन की वजह से ऑफिशियल जो प्रिपरेशन होती है किसी भी ड्रग की एक्सप्रेस की जाती है इन द फॉर्म ऑफ रेंज। एक रेंज में एक्सप्रेस की जाती है कि इतनी डोज आप इस एज ग्रुप वालों को दे सकते हैं, विच गिव्स अ थेरेपेटिक इफेक्ट, ताकि वो थेरेपेटिक इफेक्ट अपना शो कर सके। और जो डोज की रेंज है वो यूजुअली आपके अकॉर्डिंग टू अडल्ट पेशेंट रखी जाती है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ अडल्ट पेशेंट, उस हिसाब से उसकी एक रेंज निर्धारित की जाती है आपकी। तो अब बात करते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द
डोज। कौन कौन से फैक्टर हैं जो डोज को इन्फ्लुएंस करते हैं कि किसको कितनी जो डोज देनी है। अब कोई दवा है, अगर वो सपोज दैट पैरासीटामॉल है, फीवर ठीक करेगी, लेकिन अब पैरासीटामॉल की हर एक तरह से आती है, 600 mg से 500 mg से, बच्चों के लिए सिरप के फॉर्म में। तो अलग अलग क्वांटिटी में जो डोजेस फॉर्म बनाई जाती हैं। तो क्यों बनाई जाती है सिरप्स में और बाकी चीज़ों में, तो उसका एक रीज़न है उसको बनाने के पीछे कि हम पेशेंट को एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ड्रग पहुंचा के उसका थेरेपेटिक इफेक्ट ले सकें। तो जैसे कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डोज, तो कौन कौन से फैक्टर हैं, आपको यहाँ पे 16 फैक्टर्स दिखाई दे रहे होंगे। आपकी स्क्रीन पे 16 फैक्टर्स आपको दिख रहे होंगे। पहला है आपका एज। तो एज को डिस्कस करते हैं। तो एज की बात करेंगे तो फार्माकोकाइनेटिक ऑफ मेनी ड्रग चेंजेस विद एज। फार्माकोकाइनेटिक मतलब होता है कि मूवमेंट ऑफ ड्रग। जैसे आपने ड्रग खाई, डोज खाई, दवा खाई, तो दवा का मूवमेंट विद इन द बॉडी, बॉडी के अंदर दवा मूव करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो उसका जो मूवमेंट है दवा का बॉडी के अंदर, वो चेंज होता है बिकॉज ऑफ एज। Children and old people need lesser amount of drug than the normal adult dose because they cannot excrete drug as adult। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो चिल्ड्रंस हैं, जो ओल्ड पीपल है, उनको लेस अमाउंट ऑफ ड्रग की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो जो नॉर्मल एडल्ट डोज होती है आपकी, एडल्ट की तरह वो, जैसे आपने दवा खाई, जो एडल्ट पर्सन है आपके 20 साल के ऊपर है, उन्होंने अगर दवा खाई तो दवा आपकी कई सारी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में कई सारी दवाएं ऐसा होती हैं कि स्क्रीट आउट हो जाती है थ्रू यूरिन और फीसेस के द्वारा। तो इसलिए उनको डोज की ज़्यादा ज़रूरत होती है, डोज की क्वांटिटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ डोज की ज़रूरत होती है इन केस ऑफ चिल्ड्रंस एंड ओल्ड पीपल, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीट आउट नहीं होती ड्रग एज कम्पेयर टू एडल्ट वन। तो चिल्ड्रंस कैन बी टॉलरेटेड विथ लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग लाइक बेलाडोना, डिजिटैलिस एंड इथेनॉल। चिल्ड्रन टॉलरेट कर पाते हैं अगर उनको लार्ज अमाउंट ऑफ बेलाडोना, डिजिटैलिस और इथेनॉल दिया जाए। वेयर एज एल्डर पेशेंट आर मोर सेंसिटिव टू सम ड्रग इफेक्ट। और जहाँ बात करते हैं कि अगर एजड पेशेंट हो गए, तो वो अगर उनको कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि वो अगर उनको ज़्यादा डोज में दे दी जाए तो वो बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है उनके लिए, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और वो दवा के साथ में, और दवा उनके साथ में कोऑपरेट नहीं कर पाती है और फिर कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। तो एडल्ट वाली जो ड्रग है उनके कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे हिप्नोटिक हो गया, ट्रैंकुलाइजर्स हो गया। अगर ये दवा एडल्ट को ज़्यादा मात्रा में दे दी जाए तो वो कंफ्यूज स्टेट में चले जाते हैं। अब बात करते हैं सेक्स यानी कि जेंडर। Women's do not always respond to the action of drug in the same as it is done in men। तो विमेंस जो होती हैं, अगर जो मेन को आप जितनी क्वांटिटी ऑफ ड्रग दे रहे हैं, डोज दे रहे हैं, जिस क्वांटिटी में, जिस अमाउंट में, उस डोज ज़रूरी नहीं कि वो पर उतनी ही डोज उस सेम एज ग्रुप ऑफ विमेन के लिए भी लागू हो। वो ज़रूरी नहीं कि उस डोज पे रिस्पॉन्स करें। Morphine and barbiturates may produce more excitement before sedation in women। और अगर जैसे मॉर्फिन हो गया, बार्बिचुरेट हो गया, ये अगर विमेंस को दे दी जाए सेम क्वांटिटी में जैसे कि मेंस को दी जाती है, तो उनको सेडेशन होने लगेगा, एक्साइटमेंट होगा। सेडेशन के पहले, बिफोर सेडेशन के पहले एक्साइटमेंट होगा, उनको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे वो। और इन दिस केस स्पेशल केयर शुड बी टेकन व्हेन ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। और विमेंस में क्या होता है कि बहुत ही स्पेशल केयर की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है जब उनको ऐसी दवाइयाँ दी जाए और उस कंडीशन में दी जाए जब या तो उनको मेंस्ट्रुएशन हो रहे हो, या फिर प्रेग्नेंट हो, या फिर लैक्टेटिंग मदर हो। तो उस कंडीशन में उनको बहुत ही ये सारी कंडीशन को देखते हुए उनको डोज वगैरह देनी चाहिए ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एग्जाम्पल इसमें दिया गया है स्ट्रॉन्ग परगेटिव एलॉय शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग मेंसेस। तो मेंसेस के दौरान पे एलॉय को अवॉइड किया जाता है, जो कि आपके स्ट्रॉन्ग परगेटिव कहलाते हैं।
लैक्टेशन के ड्यूरेशन में या फिर ड्यूरिंग लैक्टेशन कह सकते हैं कि कुछ दवाइयाँ होती हैं जैसे कि एंटी हिस्टामाइन हो गया, मॉर्फिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, ये मिल्क के साथ में चिलेट्स फॉर्म कर लेते हैं, तो इसलिए इनको अवॉइड करना होता है, इनको नहीं देना होता है वीमेंस को। और अगर देना भी पड़ रहा है तो पूरे प्रिकॉशन के साथ में, कॉशन के साथ में न्यूबॉर्न बेबीज़ की जो मदर है उनको दिया जाता है। तो अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। हमारा थर्ड है फैक्टर बॉडी वेट। तो एवरेज डोज इज मेंशन ईदर इन टर्म ऑफ mg/kg body weight or as a total single dose for an adult weighing between 50 kg to 100 kg। अगर जब हम बात करते हैं कि ओबेस पेशेंट हैं, जो थोड़े से ओबेस हैं या फिर जो चिल्ड्रन हैं, तो उस केस में ये जो ऊपर आपका अब पैटर्न दिया हुआ है डोज का अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट, एक रेंज बताई गई है कि 50 से 100 केजी के बीच के अडल्ट अगर हैं तो उनको क्या डोज देनी चाहिए, किस तरह से डोज देंगे। तो उस केस में ये अप्लाई नहीं हो पाता है इन केस ऑफ ओबेस पेशेंट या फिर चिल्ड्रन है। तो इस केस में आपको क्या करना होता है कि जो कैलकुलेशन होते हैं अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन डोज, चिल्ड्रन के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना होगा और फिर उसके बाद में ही आप दवा को पेशेंट को देंगे। नेक्स्ट हमारा फैक्टर है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस रूट के माध्यम से दवा पेशेंट को दी जा रही है। तो अगर हम बात करेंगे इंट्रावेनस डोजेस फॉर्म की, और इंट्रावेनसली अगर कोई ड्रग अगर पेशेंट को दी जा रही है तो वो ड्रग आपकी जो होगी बहुत ही स्मॉलर क्वांटिटीज़ में होगी एज़ कंपेरिजन टू ओरल डोजेस फॉर्म। तो वो थोड़ी मात्रा में ही दवा आपका ज़्यादा असर करेगी, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके ब्लड स्ट्रीम में जाती है विद द हेल्प ऑफ इंट्रावेनस रूट। तो इंट्रावेनसली वो दी जाती है तो सीधा वो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगी, तो दवा की मात्रा की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, डोज की क्वांटिटी लेस होती है एज़ कंपेरिजन टू ओरल डोज। इस रीज़न की वजह से क्या होता है कि क्विक एक्शन आपका इंट्रावेनस जो रूट होता है उसमें से क्विक एक्शन शो करती है वो डोज, क्योंकि वो दवा सीधे आपके ब्लड स्ट्रीम में जाती है और वो तुरंत ही अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है कि अगर डोज थोड़ी भी ऊपर नीचे हो गई, ज़्यादा हो गई, तो टॉक्सिसिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस केस में अगर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से ही ड्रग की डोज को कैलकुलेट किया जाता है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डोजेस फॉर्म। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। टाइम बहुत मैटर करता है। जैसे आप खाली पेट दवा को खाएंगे तो वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगी, और आपके पेट में ऑलरेडी फूड है और तब आप दवा को ले रहे हैं या ड्यूरिंग फूड ले रहे हैं, फूड के साथ साथ ले रहे हैं, तो क्या होगा, उसका डिलेड एब्जॉर्प्शन होगा, दवा जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं होगी तो उसका एक्शन भी डिलेड हो जाएगा। तो कुछ हमारी जो दवा है काफ़ी इफ़ेक्टिव होती हैं अगर उनको बिफोर मील लिया जाए, और आफ्टर मील या ड्यूरिंग मील वो लेस इफेक्टिव हो जाती हैं। और कुछ हमारी ड्रग्स होती हैं, इरिटेटिंग ड्रग्स होती हैं, वो उनकी इरिटेशन को टॉलरेट किया जा सकता है, बेटर किया जा सकता है एडमिनिस्ट्रेशन को, अगर उनको आफ्टर द मील लिया जाए, खाना खाने के बाद में लिया जाए। जैसे कि आपके आयरन हो गया, आर्सेनिक हो गया, कॉड लिवर आयल हो गए, शुड ऑलवेज बी गिवन आफ्टर द मील। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर, और जैसे डे लाइट है वो स्टिमुलेंट का काम करती है, इनहेंस करती है कुछ दवाओं के इफ़ेक्ट का, जैसे कि स्टिमुलेटिंग ड्रग्स जो होती हैं, और लेकिन कुछ दवाइयों के इफ़ेक्ट को डिमिनिश कर देती है, जैसे कि हमारे हिप्नोटिक्स हो गए, डार्कनेस इज सेडेटिव। तो हिप्नोटिक्स आर मोर इफेक्टिव एट नाइट टाइम। कुछ दवाइयाँ होती है, जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात कर रहे हैं तो नाम है इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो इन्वायरमेंट कैसा होता है कि सुबह हुई तो ठंडा रहेगा, शाम दोपहर हुई गर्म हो जाएगा, रात हुई और ठंडा हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी एक दिनचर्या बनी हुई है। तो हिप्नोटिक्स ड्रग्स जो होती हैं अगर उनको हम देते तो सडेशन तब कॉज कराएंगे जब वो नाइट में दी जाए, तो लेस क्वांटिटी में ही, कम मात्रा में दवा का अच्छा इफेक्ट देखा जाएगा। जैसे बात करें अगर बारबिचुरेट्स की बात करें तो बारबिचुरेट्स को स्लीप प्रोड्यूस करने के लिए दिया जाता है, लेकिन अगर डे टाइम में अगर इनको स्लीप प्रोड्यूस कराने के लिए देंगे तो इनकी क्वांटिटी आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी, डोज ज़्यादा आपको बढ़ा के देनी पड़ेगी एज़ कंपेरिजन टू प्रोड्यूस स्लीप एट नाइट। अगर नाइट में आप इनको देते हैं और स्लीप प्रोड्यूस कराने के लिए तो क्वांटिटी
क्वांटिटी आपको कम देनी पड़ेगी, लेकिन अगर डे टाइम में अगर आप देते हैं तो क्वांटिटी आपको ज़्यादा लगेगी। जैसे कि बात करें अल्कोहल की, तो अल्कोहल को अगर टॉलरेट करना है तो कोल्ड टाइम पे आप अल्कोहल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं, लेकिन अगर यही समर्स हैं तो समर्स में इन्वायरमेंट तो बहुत गर्म होता है, तो अल्कोहल भी गर्म होता है, तो फिर उस टाइम पे आप टॉलरेट अल्कोहल को नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट फैक्टर है हमारा इमोशनल फैक्टर। तो इसमें जैसे कि पर्सन है, कोई भी पर्सन है तो उसका पेशेंट है, उसका अपनी खुद की एक पर्सनालिटी होती है, खुद का एक बिहेवियर होता है, वो भी इन्फ्लुएंस करता है इफेक्ट ऑफ ड्रग को, ड्रग के इफेक्ट को इन्फ्लुएंस करेगा। जैसे कि इन केस ऑफ साइकोस्मोटिक डिसऑर्डर के जो पेशेंट होते हैं उनके ऊपर ड्रग की डोज अलग अलग देनी पड़ती है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस कर देते हैं डोज के ट्रीटमेंट को। तो जैसे कि फीमेल्स हैं, फीमेल्स आर मोर इमोशनल देन मेल एंड रिक्वायर लेस डोज ड्रग, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती हैं। इमोशनल फैक्टर्स की वजह से उनके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, तो इस वजह से उनको अगर आप इस तरह की कोई दवाइयाँ दे रहे हैं तो फिर आपको उनको लेस क्वांटिटी में, लेस अमाउंट ऑफ डोज में देना होगा। इनर डोजेस फॉर्म कॉल्ड प्लेसिबो। कुछ हमारे जैसे साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं, साइकिक पेशेंट होते हैं, तो उनको क्या होता है, उनको लगता है कि वो बीमार है, एक्चुअली में वो ठीक हो चुके होते हैं, लेकिन फिर भी वो फील करते रहते हैं नहीं वो बीमार है, तो उनको हम प्लेसिबो देते हैं, जो कि सिमिलर दिखने में होते हैं, ड्रग की तरह ही वैसे ही बने होते हैं, लेकिन उसमें एक्टिव ड्रग इंग्रेडिएंट नहीं होता है, यानी कि आपके ड्रग नहीं होती है, बाकी उसमें एडिटिव्स को मिला के ही वैसे ही टेक्सचर, वैसे ही कलर, वैसे ही शेप में बना के प्लेसिबो दे देते हैं। प्लेसिबो का जो फ़ायदा होता है उस केस में बहुत ही देखने को मिलता है, जैसे पेशेंट हमारे एंजाइना पेक्टोरिस के हैं या फिर ब्रोंकियल अस्थमाटिक हैं, अस्थमा है उनको, तो उस केस में ये बहुत ही ज़्यादा ही कारगर साबित होता है। तो इमोशनल फैक्टर है जो कि जिसके हिसाब से अगर हम डोज को कैलकुलेट करें तो हम अच्छे से पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हमारा फैक्टर प्रेजेंस ऑफ डिजीज़, जैसे कोई डिजीज़ अगर पेशेंट को है तो उस डिजीज़ में अगर आप दवाई को देते हैं तो दवाई आपकी असर करेगी, लेकिन अगर वो डिजीज़ नहीं है और फिर दवा को आप दे रहे हैं, या फिर डिजीज़ किस टाइप की है, कितनी है, क्रोनिक है या फिर आपकी एक्यूट है, तो उस हिसाब से अगर डोज आप है तो वो काफ़ी अच्छे से ट्रीटमेंट पेशेंट का होता है। लेकिन अगर वैसे नहीं है तो फिर पेशेंट को दिक्कत आएगी। जैसे कि अगर बार्बिचुरेट्स हैं या फिर क्लोरप्रोमाज़िन है, ये प्रोड्यूस कराएगी अनयूजुअल प्रोलॉन्ग इफेक्ट अगर इसको उन पेशेंट को दिया जाए जो पेशेंट को लीवर सिरोसिस है। तो जैसे नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन की। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज क्रिएटेड मेनली बाय द किडनी। अगर किडनी स्ट्रेप्टोमाइसिन ज़्यादातर किडनी से, इस पेशेंट को किडनी प्रॉब्लम है तो स्ट्रेप्टोमाइसिन स्क्रीट आउट प्रॉपरली नहीं हो पाएगी और टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देगी। ड्यूरिंग फीवर अगर पेशेंट को दवा दी जाए, आपके एंटीबायोटिक्स दी जाए तो फिर वो उसको टॉलरेट कर लेंगे, लेकिन अगर उनको फीवर नहीं है और फिर आप उनको देते हैं तो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। फैक्टर है हमारा एक्युमुलेशन फैक्टर, और ये किस तरह से डोज को इन्फ्लुएंस करता है ये जानेंगे। जैसे कि हमारी कुछ डोज होती हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं जो स्क्रीट आउट होती हैं, बहुत ही स्लो कंसंट्रेशन में बॉडी से बाहर जाती हैं। तो अगर यह लो कंसंट्रेशन में बॉडी से बाहर निकल रही हैं तो ये सफिशिएंट हाई कंसंट्रेशन इन बॉडी में प्रोड्यूस कराती है, बॉडी के अंदर बिल्ड करती है हाई कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, एंड जिसकी वजह से कई बार टॉक्सिसिटी भी देखने को मिलती है, जैसे कि आपकी डिजिटालिस हो गया, मेटेंस हो गया एंड हैवी मेटल्स हो गया है। अगर नंबर ऑफ डोज इनकी बार बार दी जा रही है, रिपीटेड डोज दी जा रही है तो ये टॉक्सिसिटी कॉज करा सकते हैं। एक्युमुलेशन कई वजह से भी होता है, एक तो एक्सक्रीशन का स्लो होना, दूसरा एब्जॉर्प्शन का रैपिड हो जाना। ड्रग अगर ज़्यादा जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है तो भी एक्युमुलेशन की प्रॉब्लम आती है, एक्युमुलेशन एक फैक्टर है। और अगर स्लो एक्सक्रीशन हो रहा है तो भी एक फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस कर देता है डोज को आपकी। तो समटाइम एक्युमुलेशन इफेक्ट इज अ डिजायर्ड इन ड्रग लाइक अ फिनोबार्बिटन इन द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी। जैसे एपिलेप्सी वगैरह के जो ट्रीटमेंट के लिए जो फिनोबार्बिटॉन ड्रग दी जाती है, तो इस केस में एक्युमुलेशन बहुत ही डिज़ायर्ड होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है कि एक्युमुलेशन हो ताकि ट्रीटमेंट अच्छे से हो सके एपिलेप्सी का। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा एडिटिव इफेक्ट। When the total pharmacological action of two or more drugs administered together
is equivalent to sum of their individual pharmacological action. The phenomenon is called as an additive effect. जब एक ड्रग दूसरी ड्रग के साथ में दी जा रही है, दो ड्रग एक साथ दी जा रही हैं, दो से ज़्यादा ड्रग एक साथ दी जा रही हैं, तो एक ड्रग दूसरे ड्रग के इफ़ेक्ट को अगर अच्छा कर रही है, बढ़ा रही है, तो उसको बोलते हैं एडिटिव इफ़ेक्ट। अपने इफ़ेक्ट को उसके साथ में जोड़ के उस के इफ़ेक्ट को थोड़ा सा इन्हेंस कर रही है, तो उसको बोलते हैं एडिटिव इफ़ेक्ट। कॉम्बिनेशन ऑफ इफेड्रिन एंड एमिनोफाइलिन इज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। नेक्स्ट हमारा फैक्टर है सिनर्जिज्म। जब हमारी दो या दो से ज़्यादा ड्रग को एक साथ यूज़ कराया जाता है कॉम्बिनेशन में, तो उनका जो एक्शन है अगर इंक्रीज़ होता है तो उस कंडीशन को हम सिनर्जिज्म कहते हैं। उसमें एडिटिव इफेक्ट में क्या होता था, एक्शन ऐड हो जाता था, एक दवा दूसरी दवा के साथ दी जा रही है। इसमें क्या हो रहा है कि कॉम्बिनेशन की वजह से एक्शन इंक्रीज़ हो जा रहा है। तो सिनर्जिज्म जो होता है वो बहुत ही यूज़फुल होता है जब डिज़ायर थेरेपेटिक इफेक्ट आपको चाहिए होता है, जो कि आपको डिफ़िकल्ट होता है अचीव करना सिंगल डोज में। लेकिन अगर आप दो दवाओं को एक साथ मिला के एक कॉम्बिनेशन को तैयार करते हैं तो फिर उसका थेरेपेटिक इफेक्ट आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। नेक्स्ट फैक्टर है आपका एंटागोनिज्म। इसमें क्या होता है कि जब आपका एक ड्रग दूसरे ड्रग के एक्शन को अपोज करता है, नहीं होने देता है, तो उस कंडीशन में हम कंडीशन को हम कहते हैं एंटागोनिज्म। व्हेन द एक्शन ऑफ वन ड्रग इज अपोजेड बाय द अदर ड्रग ऑन द सेम फिजियोलॉजिकल सिस्टम इज नोन एज ड्रग एंटागोनिज्म। एग्जाम्पल है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को दिया जाए एसिड पॉइजनिंग के दौरान पे, तो वो क्या करेगा, अल्कलाइन इफेक्ट को ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को न्यूट्रलाइज कर देगा द इफेक्ट ऑफ एसिड पॉइजनिंग। क्या होता है कि इसमें जो दो ड्रग हैं वो अगर वो कॉम्बिनेशन में दी जाए, एक साथ ली जाए, तो क्या होगा कि वो एक दूसरे के एक्शन को लेंगे। जैसे कि एग्जांपल दिया गया एड्रेनलिन और एसिटाइल कोलिन, ये दोनों क्या करेंगे, अगर इनको एक साथ दिया जाएगा तो क्या होगा, न्यूट्रलाइज करेंगे इफेक्ट ऑफ ईच अदर ड्यू टू द एंटागोनिज्म बिकॉज ऑफ एड्रेनलिन इज वैसो कॉन्स्ट्रक्टर और एसिटाइल कोलिन इज अ डायलेटर। क्योंकि इन दोनों का नेचर ही अलग है, वो वैसो कॉन्स्ट्रक्शन का काम करती है और ये वैसो डायलेटर का काम करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के एक्शन को ही न्यूट्रलाइज कर देंगे। फैक्टर हमारा आइडियोसिंक्रेसी। इसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलते हैं जिसको आपको पता नहीं होता है कि ये ड्रग ये रिस्पॉन्स दे सकती है, फार्माकोलॉजिकल उसका एक्शन हो सकता है, तो डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे दे, डिफरेंट करेक्टर शो कर दे, तो उस केस में उसको कहते हैं आइडियोसिंक्रेसी। जैसे कि कोई एलर्जी वगैरह करा दे, एलर्जी नहीं होनी चाहिए उस दवा से लेकिन एलर्जी वगैरह हो जाए, एलर्जेंस की तरह काम। जैसे कि स्मॉल क्वांटिटी अगर एस्प्रिन की दिया जाए तो गैस्ट्रिक हैमरेज की प्रॉब्लम होने लगे, या क्विनिन स्मॉल डोज दी जाए तो रिंगिंग इन द ईयर होने लगे, ऐसा लगे कि कान में कुछ बज रहा है, तो ये सारे केसेस इसमें देखने को मिलते हैं। सम आर सेंसिटिव टू पेंसिलिन। कुछ हमारे लोग होते हैं, कुछ हमारे पेंसिलिन से प्रॉब्लम होती है, उनको पेंसिलिन सेंसिटिव होते हैं, उनको पेंसिलिन सूट नहीं करती है, तो ये सारे आपके आते हैं आइडियोसिंक्रेसी में। नेक्स्ट हमारा है टॉलरेंस। टॉलरेंस में क्या होता है कि कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि लेस डोज में ही काम अच्छे से कर सकती हैं, लेकिन आपको क्या करना होता है कुछ केसेस में उनके थेरेपेटिक इफ़ेक्ट के लिए, अच्छे इफ़ेक्ट के लिए आपको डोज बढ़ानी होती है। जैसे स्मोकर्स के केस में, स्मोकर्स हमारे टॉलरेटेड होते हैं निकोटीन से, और हमारे अल्कोहलिक कैन टॉलरेटेड लार्ज क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल से। तो ऐसे केस में आपको जहाँ पे कम मात्रा में काम हो सकता है, कम डोज कम क्वांटिटी में काम हो सकता है, तो वहाँ पे आपको डोज बढ़ा के देनी होती है। ड्रग टॉलरेंस आर ऑफ टू टाइप, दो टाइप के होते हैं, ट्रू टॉलरेंस होती है और स्यूडो टॉलरेंस होती है। ट्रू टॉलरेंस विच इज़ प्रोड्यूस बाय ओरल और पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, उसको बोलते हैं ट्रू टॉलरेंस। और स्यूडो टॉलरेंस वो होती है विच इज़ प्रोड्यूस ओनली टू द ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं trachyphylaxis. It has been observed that when certain drugs are administered repeatedly at a short interval,
the cell receptor get blocked up and pharmacological response to that particular drug is decreased. क्या होता है कि जो भी हम दवा खाते हैं वो कोई पर्टिकुलर रिसेप्टर होते हैं सेल्स के साथ में, तो वो रिसेप्टर ही क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह को ड्रग को ले जाने का काम करते हैं। तो जब हम ज़्यादा मात्रा में बहुत जल्दी जल्दी दवा खा लेते हैं तो हमारे वो रिसेप्टर ब्लॉक हो जाते हैं, उनके पास में काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस केस में फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमारा डिक्रीज़ हो जाता है, जैसे कि इफेड्रिन हो गया, कोकेन हो गया, ये ब्रोंकियल अस्थमा में दिया जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्यूट टॉलरेंस, इसको हम एक्यूट टॉलरेंस भी कह सकते हैं। कुछ समय के लिए टॉलरेटेड हो जाते हैं, बाद में फिर से ये काम करना अपना शुरू कर देते हैं। लास्ट है हमारा मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। Changes in water electrolyte balance and acid base balance, body temperature and other physiological factor may be modify the effect of drug। अगर किसी भी पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस खत्म हो गया है या फिर एसिड बेस बैलेंस डिस्टर्ब हो गया है, टेम्परेचर डिस्टर्ब हुआ है बॉडी का, तो जो भी दवा आप खाएंगे या जो भी खाना भी खाएंगे तो वो भी असर नहीं करेगा। सैलिसाइलेट रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर ओनली इन केस ऑफ इंडिविजुअल हैज़ राइज इन बॉडी टेम्परेचर। सैलिसाइलेट डिक्रीज़ करता है टेम्परेचर को तभी जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ हो। दे हैव बीन एंटीपायरेटिक इफेक्ट, और ये एंटीपायरेटिव इफेक्ट देते हैं इफ़ द बॉडी टेम्परेचर इज़ नॉर्मल। अगर बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है तो इनका एंटीपायरेटिक इफेक्ट कोई भी नहीं होगा। दे हैव नो एंटीपायरेटिक इफेक्ट। द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम जीआईटी इज़ मैक्सिमम। जो एब्जॉर्प्शन होगा आयरन का जीआईटी के साथ में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में, वो मैक्सिमम हो जाएगा इफ़ द इंडिविजुअल हैज़ अ आयरन डिफिशियंसी, जिसको आप एनीमिया भी कहते हैं। अगर पेशेंट को आयरन की कमी है तो क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन बहुत तेज़ी से हो जाएगा जीआईटी में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।